हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप IAS एकेडमी। आज का जो आर्टिकल है वो 10th क्लास के फिजिक्स की तरफ आपके ध्यान लेकर जाना चाहूँगा मैं। इन 10th क्लास फिजिक्स you might have studied about the one important chapter, and that chapter was called energy. I think that chapter is given at the beginning of the physics, and in energy you might have been encountered the word about the solar energy or sun energy. When I was studying in my 10th class, I have gone through this topic, and one of the most important things which I still remember is that sun is the ultimate source of energy. It means each and every energy has been derived from the sun energy. It's a very simple fact that whatever energy we are using today, that energy is directly or indirectly derived from the sun energy. That energy has been derived from the solar energy. So this is how the conservation of energy works, that energy is converted or energy can be converted from one form of into another form. So the article today is completely based upon the solar energy and how we can harness the solar energy and how we can utilize the solar energy into the best possible manner. As far as Paris climate is concerned, India has made one agreement with in Paris climate, in which India has very categorically stated that it is going to reduce the emission by 35%, and India is going to utilize the non-fossil fuels energy by 2022. So this is very important steps which is taken by the Indian government, but there are certain anomalies, there are certain challenges which we must try to sort it out. यदि हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में एक बहुत जबरदस्त स्टेप लिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 2022 आते आते वो नॉन फॉसिल फ्यूल से 40% एनर्जी क्रिएट करेंगे, और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात इंडिया ने किया है 2030 आने तक, उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि अपने इमिशन को 35% कम कर देंगे। एक और बहुत बड़ी दिलचस्प बात है कि देयर आर द 3% वेस्ट लैंड in the earth in India, and if we are able to utilize that 3% wasteland by establishing the solar plant, then we can easily achieve our objective, we can easily achieve our targets. बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिया में 3% अभी भी वेस्टलैंड है, और उस वेस्टलैंड पे यदि सोलर प्लांट हम लगाएं, यदि सोलर प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि हम 740 गीगावाट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं, और आज का जो आर्टिकल लिखा गया है वो चैलेंजेस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है ताकि उस चैलेंजेस को हम शॉर्ट आउट कर सकें और आने वाले टाइम में हम 740 गीगावाट एनर्जी क्रिएट कर सकें, और 40% जो हमारा टारगेट है पेरिस क्लाइमेट में जो हमने कहा है उतने लोगों के बीच में, तो 40% एनर्जी जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से क्रिएट करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब उस एनर्जी को हम विंड एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं, उसको वाटर एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं, उसको जियोथर्मल एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम सोलर एनर्जी से भी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब फॉसिल फ्यूल से हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि फॉसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, और दैट ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस वजह से गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो अब स्विच करेगी, 40% एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी से ही क्रिएट किया जाएगा। तो यदि वो 3% का वेस्टलैंड हमने यूज कर लिया, तो जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। अब हम आते हैं चैलेंजेस पे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और बेसिकली किसी मूवी का जो हीरो होता है उसी पे पूरी मूवी फोकस होती है। उसी तरीके से इस पूरे आर्टिकल का हीरो यदि हम कहें और मेन कंसर्न करें तो सिर्फ यही है। वो ये क्या है कि बहुत सारे इश्यूज हैं। पहला है फोटोवोल्टेइक सेल प्रोडक्शन इज हाई। सीधी सी बात है, पहले तो फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है ये समझ लीजिए कि एक
अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंजिंग इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक फॉर्म का एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, या उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। 10th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी। अब हम फोटोवोल्टेइक सेल की बात करते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल इज अ काइंड ऑफ सेल विच चेंजेस द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही वर्क करता है, और एक ये सिस्टम है, एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मेन कंटेंट पे आते हैं हम। ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया जो क्लास 10th के फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। फोटोवोल्टेइक सेल प्रोडक्शन इज हाई। यहां पे जो प्रोडक्शन आप करते हैं फोटोवोल्टेइक सेल का, वो बहुत ही हाई है, उसका प्राइस बहुत हाई है। और यदि चाइना से हम कंपेयर करने की हिम्मत कर लें, तो चाइना में इसका कॉस्ट बहुत इजी है, बहुत चीप है, बहुत रिजनेबल है, और शायद यही वजह है कि आज भी हम चाइना पे ही डिपेंडेंट हैं। वही कहानी है कि वहां से गुड्स बन के आते थे, बहुत अच्छा। ब्रिटेन से जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, और हम इतने डिपेंडेंट हो गए उनके गुड्स पे कि अपनी चीज़ों को ही हम भूल गए। अपनी चीज़ों को भूलने का रीज़न था कि हमारी जो चीज़ें मिलती थी उनके सामने compete नहीं कर पाती थी, वो सस्ती भी नहीं होती थी, और वहाँ से सस्ता भी आता था और अच्छा भी आता है। आज भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपके दिमाग में यही चीज़ होता है कि मुझे सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए, चाहे सामान कहीं का हो, इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, चलेगा, सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए। तो वही कहानी है कि फोटोवोल्टेइक सेल आपके यहाँ इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है कंपेयरिंग टू चाइना, और यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से शायद गवर्नमेंट का जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट में, जो इन्होंने टारगेट कर लिया है कि हम 40% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे आप? ये इतना महंगा है। तो जब 40% आप नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी नहीं बना पाएंगे, तो 35% आपका इमिशन कैसे रिड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और ग्रीन हाउस गैसेस फिर से बढ़ेगा, फिर से इस तरीके की एनोमलीज जो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे वो हमको भुगतना पड़ेगा। और अभी हमने कोविड-19 का तमाशा देखा है। तो ये पहला कहानी है कि इशू जो है वो ये है कि फोटोवोल्टेइक सेल हमारी कंट्री में बहुत महंगा मिल रहा है, उसका प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो इस वजह से भी जो बिजनेसमैन है उनका जो मार्जिन होता है, उनको जो इंसेंटिव मिलता है वो कम होता है, इसलिए थोड़ा सा वो लोग, उनका सेंटिमेंट इधर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लॉसेज एट अप्रॉक्स 40%। एक कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, और जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि इन फर्स्ट ईयर I had a mechanical engineering subject in which it was written that not even a single engine can convert 100% energy into 100% efficiency। दुनिया में ऐसा कोई आइडियल इंजन को छोड़ के कोई ऐसा इंजन प्रैक्टिकली नहीं बना है जो 100% एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट कर देता है। उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। यदि 100% एनर्जी आपने किसी को दिया है तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, हो सकता है 80%, 70%, 60%, और बहुत अच्छा रहा तो 80% से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है कि जो सोलर एनर्जी ये लोग बनाते हैं, जब उसको ट्रांसमिट करते हैं, जब किसी दूसरे को देते हैं, तो 40% का लॉस हो जाता है। मतलब यदि 100% एनर्जी उन्होंने सोलर एनर्जी दिया, किसी को ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन हुआ 100% सोलर एनर्जी का, तो 60% ही जाएगा, 40% का लॉस हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस चैलेंजेस को टैकल करना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 40% का तो सीधे सीधे लॉस है, 40% का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे जो भी इसमें इन्वेस्टर हैं वो पीछे हट जाते हैं। इसके बाद पर कैपिटा लैंड, सीधी सी बात है कि आपके पास पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पर कैपिटा लैंड बहुत कम है, बहुत ही कम है, और उसमें आप कहाँ से सोलर पावर प्लांट लगाएंगे? और यदि मान लीजिए कि कहीं पे आपने सोलर पावर प्लांट लगा, तो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आसपास आप लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे ज़मीनें ही नहीं है, बची ही नहीं हुई है, तो आप लगाओगे कहाँ पे? आप अपने गाँव में लगाओगे, बस्ती में लगाओगे, विलेज में लगाओगे, और विलेज से यहाँ तक ट्रांसमिट करने में, विलेज से यहाँ तक के ट्रांसमिशन में बहुत इशूज आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि उसको, उस पावर प्लांट को लगाया कहाँ जाए? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी कम्बरसम। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। अब जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है, जो इसमें प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव तरीके से एनर्जी को हार्नेस करते हैं, सोलर एनर्जी को, और नतीजा ये होता है कि मार्केट में आप चीज़ों को महंगा कर दो, खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा।
बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो इसमें भी यही है कि इतना महंगा ये लोग बनाते हैं तो ऑब्वियसली महंगा ही बेचेंगे, और महंगा बेचेंगे तो कोई खरीदता नहीं है। खरीदता नहीं है तो बाद में गवर्नमेंट कहती है कि तुम कम रेट पे डिस्कॉम इंडस्ट्री को दे दो, मतलब आप ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उस कंपनी को दे दो। और उस कंपनी को जब ये लोग बेचने जाते हैं तो बहुत औने पौने दाम में खरीदते हैं, बहुत चीप रेट में खरीदते हैं। तो इस वजह से भी वो लोग पीछे हट जाते हैं कि सरकार उनको पैसा देती नहीं है किसी तरीके से, बैंक उनको लोन प्रोवाइड करता नहीं है, और इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री उसको बेचते हैं तो बहुत कम पैसे में खरीदना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके फेवर में काम नहीं करती हैं और इसलिए वो लोग इस बिजनेस में नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट में है गवर्नमेंट का कि इस बजट में से ऐसी उम्मीद की गई थी कि कुछ अच्छा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। शायद टॉपिक का हेडिंग भी आप देखिए, गवर्नमेंट इनडिफरेंस प्लेगिंग द सोलर एनर्जी सेक्टर। इनडिफरेंस का मतलब किसी चीज़ के प्रति उदासीनता, किसी चीज़ के प्रति आप उतनी चीजें, उतनी केयर नहीं दिखा रहे हो जितना एक्चुअली में आपको दिखाना चाहिए था। तो गवर्नमेंट इनडिफरेंस प्लेगिंग मतलब कि उसको करप्ट कर रहा है, उस चीज को खराब कर रहा है। किसको? प्लेगिंग द सोलर एनर्जी सेक्टर। ये गवर्नमेंट का जो उदासीन रवैया है, गवर्नमेंट का जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, वो सोलर सेक्टर को ऐसा मान सकते हैं कि खराब कर रहा है। सोलर सेक्टर को जितना हम हार्नेस कर सकते थे, जितनी एनर्जी हम वहां से प्रोड्यूस कर सकते थे, उतना नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट की गलती है। तो उसी पे कह रहा है इंपोर्ट ड्यूटी। इस बजट में सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट जब प्राइवेट प्लेयर्स इस प्रोजेक्ट को जब लगाते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरी कंट्री से, और अभी तक जो इनकी इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 5% लगती थी। बजट में ये कहा गया था कि ये कुछ कम करेंगे, इन्होंने बढ़ा दिया है। अब जब बढ़ा दिया है तो ऑब्वियसली ये जब वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और इनको महंगी चीज़ें मिलेंगी तो ये भी महंगा करेंगे, और ये भी महंगा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग भी महंगा खरीदेंगे। तो क्यों खरीदेगा? तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट यदि घटा नहीं सकती थी दाम तो ऑब्वियसली उसको बढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने गलती कर दिया। कस्टम ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल का मेन क्रक्स यही है कि इसमें इशूज क्या हैं। इसमें इशूज है कि फोटोवोल्टेइक सेल बहुत महंगा हो रहा है। इसमें इशूज है कि उसके ट्रांसमिशन में 40% का लॉस हो जाता है। इसमें इशू है कि पर कैपिटा लैंड बहुत कम है। इसमें इशू है कि प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो कोई खरीद नहीं पाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गवर्नमेंट को जहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए, गवर्नमेंट को जहाँ पे कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज करना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज कर दिया, वहाँ तक भी नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें मान सकते हैं कि 746 गीगावाट की जो हम बात कर रहे हैं नहीं अचीव कर पाएंगे। 2022 का जो हमने टारगेट दे रखा है पेरिस क्लाइमेट में, वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे। इवन 2030 का जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जिसमें हमने बोला है कि 35% हम कम करेंगे अपने इमिशन, कहाँ से कम होगा? आप नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज ही नहीं करोगे तो कहाँ से कम होगा? तो सजेस्टिव अप्रोच देते हैं राइटर कुछ। सजेस्टिव अप्रोच में 3 चीज़ें हैं और बहुत ईजी है तीनों चीज़ें। पहला ये कि बजट से बहुत ऐसी उम्मीदें थी, बजट से ऐसी बहुत उम्मीदें थी कि बजट कुछ अच्छा काम करेगा, कुछ अच्छी चीज़ें करके जाएगा। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट कुछ कंपनी को ये लोग सब्सिडी देती हैं, लेकिन वो कंपनी जिनको सब्सिडी देती है ना, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो सब्सिडी का, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें बीच में काम करते हैं मीडिएटर का। तो ऐसा गवर्नमेंट से उम्मीद किया जा रहा था कि उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना चाहिए था गवर्नमेंट को, और जो सब्सिडी है, जो सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, वो बहुत सिंपल कर देना चाहिए था ताकि लोगों को समझ आ सके। जो भी प्राइवेट प्लेयर्स इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको समझ में आए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो काम किया नहीं। बजट शुड हैव डिमोलिश्ड ऑल दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेकिन किया नहीं उन्होंने। इनको डिमोलिश कर देना चाहिए जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं किया। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट शुड हैव मेड एफर्ट्स टू स्पर द फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री को
स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं पे था कि वो फोटोवोल्टेइक सेल का जो प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट को ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड करना चाहिए और उसको इसमें डिस्प्यूट करना चाहिए, लगाना चाहिए फोटोवोल्टेइक सेल के प्रोडक्शन में, ताकि हम चाइना को कम्पीट तो नहीं कर सकें, कम से कम प्राइस तो कम कर दो, ताकि हो सकता है कि जो हमारा टारगेट पेरिस क्लाइमेट में हुआ था उसको हम अचीव नहीं भी करें तो प्लस माइनस 5-10% तो कम से कम वहां तक तो पहुंच जाएं। उसके बाद लास्ट में लिखता है गवर्नमेंट शुड लिंक द सोलर एनर्जी टारगेट विथ मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन एंड डिजिटल इंडिया। अब आप यदि ध्यान से देखो, चाहे मेक इन इंडिया बोलो, स्मार्ट सिटी मिशन बोलो या डिजिटल इंडिया बोलो, ये तीनों चीजों में एनर्जी की जरूरत है, बहुत मैसिव अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली यदि आप नॉन फॉसिल फ्यूल पे लेना चाहते हैं तो आपको सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। तो ये 3 सजेस्टिव अप्रोच हैं गवर्नमेंट के। बहुत मोटे मोटे तौर पे यदि हम फिर से इसको रिपीट करें तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं किया अभी भी कर दें तो बहुत हद तक इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है। फोटोवोल्टेइक सेल के लिए अलग से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहिए, अलग से ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना चाहिए, ताकि उसकी कॉस्ट को कट किया जा सके, उसकी कॉस्टिंग को रिड्यूस किया जा सके। एंड लास्ट में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन, इन तीनों के साथ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सोलर सेक्टर को भी, सोलर एनर्जी को भी, तभी जाके हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम क्लेम करते आ रहे हैं लास्ट 5 to 6 ईयर से, उसको एक प्रैक्टिकल रूप में देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।